हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार आपका अपने चैनल फिजिक्स गुरु अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने जो है चार्ज के बारे में पढ़ा था और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो आपका कूलॉम्स लॉ से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कूलॉम्स लॉ, जिससे हम क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम भी कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये जानेंगे जो कूलॉम का नियम था वो होता किसके लिए है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे हम चार्ज को पॉइंट चार्ज के थ्रू मान के चलते हैं। पॉइंट चार्ज का मतलब बिंदु आवेश होता है, और जो पॉइंट चार्ज है उसी की नेचर के आधार पर हम कूलॉम्स लॉ यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो नेचर कैसी होती है चार्ज की? अगर हमारे लाइक चार्ज हैं तो नेचर आपका रिपल्सिव होगा। कैसा होगा? रिपल्सिव, यानी कि प्रतिकर्षित। और लाइक का मतलब समान आवेश। अगर हम पॉइंट चार्ज को अनलाइक चार्ज लेकर चलते हैं, अनलाइक लेकर चलेंगे, तब हमारी नेचर जो होगी वो अट्रैक्शन होगा, यानी अट्रैक्टिव नेचर होगी। मतलब फोर्स जो होगा वो आपका आकर्षण बल होगा। और अनलाइक का मतलब विपरीत आवेश। तो ये बात हमने यहाँ पे करी। अब जो कूलॉम्स लॉ था ये दिया कब गया था? तो आप याद रखेंगे 1785 ईस्वी में। किसने दिया था जी? ये कूलॉम ने दिया था। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके बारे में कि कूलॉम्स लॉ क्या बता रहा है, तो लेट 2 पॉइंट चार्ज, कोई भी 2 पॉइंट चार्ज ले लीजिए जिनके मैग्नीट्यूड आपको Q1 और Q2 दे रखे हैं। ये पॉइंट ए और बी पर प्रेजेंट है, यानी कि दो बिंदु आवेश हैं जो हमने बिंदु ए तथा बिंदु बी पर रखे हुए हैं। डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या ली है हमने यहाँ पे? आर लेके चलेंगे। तो Q1 से Q2 पे लगने वाला फोर्स F है और Q2 से Q1 पे लगने वाला फोर्स F है। तो हमें इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स, यहाँ पे जाते हैं हम किससे? अकॉर्डिंग टू कूलॉम। कूलॉम के अनुसार, यानी किसके अनुसार जा रहे हैं हम यहाँ पे? कूलॉम के अनुसार। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसने क्या बताया। इन्होंने बताया जो लगने वाला फोर्स है, पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे इसका। अगर आपसे पूछे कि राइट द स्टेट ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको लिखना है। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी मैंने आपको बताया अगर लाइक चार्ज है तो रिपल्सिव नेचर होगी, और अनलाइक चार्ज है तो आपका अट्रैक्टिव नेचर होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे लिख लेंगे आप, इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ में ब्रैकेट में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज is directly proportional to
proportional to product of magnitude of both charge, magnitude of both charge and inversely proportional to square of distance between them। तो ये आपका स्टेटमेंट है, तो ये आपको बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो हमारा फोर्स है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के। पहली इक्वेशन यहाँ पे बनती है। फिर जो आपका फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के, तो सेकंड इक्वेशन बनती है। तो आप यहाँ पे लेके चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे आपने जब इनको ज्वाइन किया तो Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर आया, और जब इस साइन को हटाते हैं तो K डॉट Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा K क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ निकल के आता है। तो आप बताएंगे वेयर K क्या है, हमारा कांस्टेंट है एक, जिसे हम कूलम्ब कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो वैल्यू क्या होगी इसकी 1/4πε0, और इसकी भी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये आपको के की जगह पे रखना होता है, ठीक है। अब यहीं पे नोट करके लिख लेंगे कि ये ε0 जो आया है ये क्या है हमारा यहाँ पे। तो ε0 आपका परमिटिविटी होती है। क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम का मतलब माध्यम होता है, और परमिटिविटी आपका वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है, वैद्युतशीलता। तो यहीं पे आपसे पूछेगा कि वैल्यू ऑफ ε0 क्या होगा। तो आपको याद रखनी है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपका किसके लिए है, ε0। यहीं से आप इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे। तो डायमेंशन ऑफ किसकी, ε0 की। चार्ज आता है, चार्ज की डायमेंशन होती है 80 का स्क्वायर। फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशन होती है mL⁻²। मीटर स्क्वायर है तो मीटर की डायमेंशन L का स्क्वायर। यहाँ से m इनवर्स L 2 और 1 3 हो गए तो L⁻³ T ऊपर गया तो T⁴, और A पहले से प्लस का है तो A⁻²। तो ये आपकी डायमेंशन निकल के आई किसकी, ε0 की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम आगे की तरफ चलेंगे। तो एक बार पहले इसको देख लेंगे कि कूलम्ब का नियम होता क्या है। तो मैंने भी बताया कि जो कूलम्ब्स लॉ था वो कब दिया गया था, आपका 1785 ईस्वी में दिया गया था। किसने दिया था, आपका कूलम्ब ने दिया था। कूलम्ब्स लॉ में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ में हम पॉइंट चार्ज की स्टडी करते हैं, जिनको हम बिंदु आवेश कहते हैं। अगर हमारे बिंदु आवेश लाइक चार्ज हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो वो रिपल्सिव नेचर यानी कि प्रतिकर्षित प्रकृति का होगा। अगर
पॉइंट चार्ज हमारा अनलाइक चार्ज है तो वो एट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी कि आकर्षण बल आपका यहाँ पे लगेगा। फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे उसका स्टेटमेंट बताया था। डाइलेक्ट्रिक फोर्स मतलब वैद्युत बल होता है आपका, और एट्रैक्टिव और रिपल्सिव के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो वैद्युत बल है या तो वो आपका आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण वाला होगा। तो वो क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज जिसके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज। तो यहाँ पे आप लिख लोगे आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। किसका होता है, दूरी के वर्ग के। तो ये हमारा स्टेटमेंट था इसका। फिर मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशंस बताई थी। जो पहला वाला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 बनेगा आपका। फिर आपका सेकंड लिया था F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों इक्वेशनों को ज्वाइन किया तो आपकी इक्वेशन निकल के आई और फॉर्मूला निकल के आया ये वाला। तो यहाँ पे K क्या है आपका, तो अभी बताया था कूलम्ब कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू बताई 1/4 एप्सिलॉन 0 रखते हो, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है। फिर नोट करके यहीं पे क्वेश्चन था आपका कि एप्सिलॉन 0 को क्या कह रहे हैं, तो एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि जो माध्यम की आपकी वैद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या होगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम क्वेश्चंस में पुट करेंगे, तो वो वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब जो ये इसकी यूनिट है यहाँ पे, इसी की हेल्प से हम इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे। और ये डायमेंशन होती है किसकी, एप्सिलॉन 0 की, m इनवर्स l⁻³ t⁴ a⁴ 2। ठीक है। अब इसमें अगर आपसे पूछे, एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं पे बन जाता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स, यानी कि सदिश रूप आपसे इसका पूछ ले, तो आपको याद रखना है F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r² × r²। ये आपका इसका सदिश रूप होता है। ठीक है। तो अब इसमें हम आगे की तरफ चलते हैं जो पढ़ेंगे इसमें। अब हमारा टॉपिक आता है आवेश का वितरण, जिसे बोलते हैं हम सतत आवेश वितरण क्या होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सभी समझ में आ रहे होंगे आपके। अब जो टॉपिक है आपका, टॉपिक का नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिसको हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। ये टॉपिक है आपका। सबसे पहले ये जानना है कि हमारा जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने टाइप का होता है, या पहले आप इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेंगे। तो मतलब इसका ये होता है, कोई भी सरफेस है या वॉल्यूम है या लीनियर लेंथ है, उस पर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो यूनिफॉर्मली होना चाहिए, मतलब एक समान रूप से होना चाहिए। ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी।
when charge distributed uniformly of a body is called continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो याद रख लेंगे, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु पर समान रूप से किया जाता है, क्या किया जाता है? समान रूप से किया जाता है, तो वह सतत आवेश वितरण कहलाता है। टाइप्स पूछेगा आपसे इसके, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आवेश वितरण के प्रकार, ये आपको बताने हैं इसमें। याद रखेंगे, ये हमारा पी टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड होता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड आपका होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं हम रेखीय आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। और ये आपका होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। और ये आपका होता है आयतन आवेश वितरण। क्या होता है आपका? आयतन आवेश वितरण। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब होता क्या है? ठीक है, थोड़ी सी असुविधा के लिए खेद है, जिसके लिए थोड़ा रुकना पड़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जो 3 टाइप बताए थे मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, एक तो आपका रेखीय आवेश वितरण, दूसरा आपका पृष्ठीय और तीसरा आयतन आवेश वितरण। तो हम पहले लेकर चलते हैं अपना यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब जब चार्ज को किसी लेंथ के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो वो क्या कहलाती है? हमारी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपका एक वायर लिया है, अगर मैं इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो किसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ? इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका अमाउंट ऑफ चार्ज कितना दिया मैंने? Q। तो यहाँ पे आपको याद रखना है the amount of charge is present per unit length is called
लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ of body is called linear charge density। तो उसे हम आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं? इट्स डिनोटेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू टोटल अमाउंट अपॉन लेंथ, ये इसका फॉर्मूला होगा। और यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट होती है आपका कूलम, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो यूनिट निकल के आएगी कूलम पर मीटर। डायमेंशन क्या होगा? चार्ज की डायमेंशन ET होती है और लेंथ की डायमेंशन है, तो डायमेंशन आएगा L इनवर्स TA। ठीक है बच्चों, इसमें आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ से हमारा स्टार्ट होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। थैंक यू।